डीप ब्लू को हरा दिया। पर क्या तब किसी ने सोचा था कि आगे जाके मात्र 25 साल के अंदर ये युग एआई के युग में आ जाएगा? आज 30 साल बाद हम 2026 में बैठे हैं और आज दुनिया एआई के युग में प्रवेश कर चुकी है। और सबसे बड़ा समस्या ये नजर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमंस को इनडायरेक्टली ये मशीन्स डोमिनेट करने लगे। जैसे आप सबने शायद वो एक सुना होगा, फेमस वाकया है कि ईमेल करवाया जा रहा था और उसमें ईमेल में वो ये कहता है कि हमें दूसरा एआई टूल चाहिए, एंड एआई रेड इट और उसने सिस्टम को शट डाउन कर दिया, ईमेल भेजने ही नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, उस समय हम लोग जस्ट इंजीनियरिंग पास करके अपना जॉब शुरू कर रहे थे, तब कभी लगता नहीं था कि भारत भी उस एआई में कहीं पर खड़ा होगा। और आज 30 साल के बाद आज इस समय दिल्ली में वर्ल्ड एआई समिट चल रही है, जिसमें 100 देशों के लोग आए हुए हैं, अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और अनेक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के चीफ आए हैं, और यूएन सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं। यह दर्शाता है, और इतना ही नहीं, बदलाव का यह दौर इतना है जो शायद 1996 में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। भारत की क्षमता क्या है और भारत की सोच क्या है, और इसको लेकर कमिटमेंट और कन्विक्शन क्या होना चाहिए, और भारत कैसे उससे आगे बढ़ सकता है, इसका एक उदाहरण है यही देश है और इसकी यही संसद थी, जहां इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की अडेप्टेबिलिटी भारत में कैसे हो सकती है। यहां के लोग बहुत लिटरेट नहीं है, यहां के लोग टेक सेवी नहीं है, टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी कैसे हो सकती है। मगर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास था, और आज भारत ने उस विश्वास को साकार करके दिखाया है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश है। और हम सिर्फ नंबर 1 नहीं है, इंडिया कंट्रीब्यूट्स 49% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ द वर्ल्ड, विच इज पुट मोर देन पुट इंटायर यूएस एंड चाइना टुगेदर। और लास्ट ईयर भारत का यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला वर्ल्ड का बिगेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो गया है। और हम कितना आगे बढ़े हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आपको याद होगा कि यही आज जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, ये पिछली विजिट में जब आए थे तो जयपुर में सड़क के किनारे चाय वाले को रोड साइड टी स्टॉल पे इन्होंने पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से किया था। जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने दिल्ली के खान मार्केट में डिजिटल ट्रांजैक्शन से पेमेंट ही नहीं किया। जापान के पीएम ने कहा कि अरे भारत में इतना एफिशिएंटली ये सिस्टम काम कर रहा है, हमें इसे सीखने की जरूरत है। एक दौर था जब ऑक्सफोर्ड में लोग सीखने जाते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पहले भी कई नेता जाते थे और बड़ा उनके प्रति अभिभूत होकर बोलते थे कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। दिसंबर 2024 में ऑक्सफोर्ड में केस स्टडी हो रही है कि भारत ने इतना फास्ट एंड क्विक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव कर लिया है, ये अपने आप में देखने की बात है। दिस शोज कि हाउ प्रोफेशनली एंड टेक्नोलॉजी इंडिया हैज मार्च्ड अहेड एंड नाउ ऑल सेट टू कम। और शायद आप में से लोगों को पता हो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एआई एडेप्टेबिलिटी का एक इंडेक्स बनाया है, उसमें भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे, जस्ट आफ्टर यूएस एंड चाइना। बहुत फास्ट स्पीड के साथ हम अब आगे ग्रो करते जा रहे हैं। और इस बात का हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हाउ वी आर मूविंग अहेड। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आप सब लोग यहां प्रबुद्ध हैं, आप सॉफ्टवेयर में कितना भी आगे हो जाइए, हार्डवेयर भी तो आपके पास होना चाहिए। और आज किसी भी चीज का हार्डवेयर हो, मोबाइल का, कार का, एसी का, वॉशिंग मशीन का, टीवी का, सब में चिप जरूर लगता है। और वो चिप कहां से आता है? चिप की मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे थे, और इसलिए अब नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया। और आप में से देखिए किस चीजों को किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि
2024 में 26 जनवरी को फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण दिया गया। तब शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया कि भाई फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण दिया। आज आपको समझ में आ रहा है। फॉक्सकॉन आज चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत में लगा रहा है। और यह सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, यह भारत के प्रति एक विश्वास का प्रतीक भी है। यह टैरिफ का दौर चला, फिर भी आपको पता है कि अमेरिकन मार्केट में सिर्फ भारत के बने हुए आईफोन ही बिक रहे थे। स्ट्रिक्टली चाइना के बने हुए आईफोन नहीं बिक रहे थे यूएस मार्केट में, वो दूसरे मार्केट में बिक रहे थे। क्यों? अमेरिकन को डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइनीज ने उसमें कुछ कर दिया हो, चाचा जिनपिंग ने कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कुछ मॉलवेयर डाल दिया हो। इसलिए उस अविश्वास की वजह से चीन में बने हुए आईफोन्स यूएस मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, भारत में बने हुए आईफोन ही एक्सेप्ट हो रहे थे। अब सबसे बड़ी कंपनी जो चिप की है वो है एनवीडिया, $5 ट्रिलियन की है, मतलब मोर देन दी साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब वो जो एक्सपोर्ट करती थी चाइना को, क्योंकि चाइना से क्रिटिकल मिनरल आता था और वो एक्सपोर्ट करती थी, पहले यूएस गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया। फिर चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग की तो यूएस ने एनवीडिया को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनियों से कह रही है कि एज फार एज पॉसिबल एनवीडिया के चिप्स को मत यूज करो, क्योंकि अब उन्हें शक हो रहा है कहीं इसके अंदर तो कुछ करके नहीं भेज रहे हैं अमेरिका वाले। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप की कंपनी बनाने वाला यूएस और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना, दोनों का एक दूसरे पे अविश्वास है, और हम एक ऐसे हैं जिसपे पूरी दुनिया का विश्वास बनकर उभर रहा है। और अभी रुस्तगी साहब ने ट्रेड डील की बात कही। आप सब लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, न्यूएंसेस को आप भली बात ही समझते होंगे, पर मैं एक बात ऐसी कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति बिल्कुल फाइनेंस को न समझता हो, ट्रेड एंड कॉमर्स को न समझता हो, वो भी ये समझ सकता है। पिछले चंद महीनों में, यानी पिछले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन कर लिया, फिर यूएई के साथ एफटीए साइन हुआ, फिर जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, उनके साथ एफटीए साइन हुआ, ब्रिटेन के साथ एफटीए साइन हुआ। और ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कीथ स्टार्मर जब मुंबई आए तो उन्होंने क्या बोला? दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सोचिए कितनी बड़ी जरूरत के साथ आए। और उसके बाद ईयू के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके लिए उर्सुला वॉन डर लेyen ने बोला दिस इज मदर ऑफ ऑल द डील्स। उसके बाद 72 घंटे के अंदर अमेरिका से साइन हो गया। तो यह समझा जा सकता है कि कौन किसके दबाव में रहा होगा। इसके लिए बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, हां, परंतु अगर कोई न समझना चाहे तो उसे समझाना बहुत मुश्किल है। देखिए, सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जागते हुए आदमी जो आंखें न खोलने का बहाना कर रहा हो, जो देखते हुए भी न देख रहा हो, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक कहावत में कहा गया है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो क्यों ना समझ है। तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं, डिस्पाइट द टैरिफ, अमेरिका के मार्केट में भारत की फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रहे थे। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल पे 0 टैरिफ रखा है यूएस ने। देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल थिंग्स जिसको आप नहीं बदल सकते। मैं एक और बदलाव कह रहा हूं, ये तो मैंने टेक्नोलॉजी का बदलाव बताया, ट्रेड एंड कॉमर्स का बदलाव समझिए। 1 जनवरी 1995 को WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 95 में आकर 2025 में 30 साल के बाद आके अगर यूएस, और वो किस लिए बना था? हम लोग जब बच्चे थे तो ऐसा तो नहीं कि WTO कोई चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए बनाया गया था, या भारत को एक इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए बनाया गया था। वो तो यूएस कंपनीज को और यूरोपियन कंपनीज को चाइना और भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य देशों की मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। मगर
हुआ क्या? कहते ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मगर वैसे हम लोग तो कहना चाहेंगे, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और क्या हुआ? आज 2025 में अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, सो दिस इज अ कैंडिडेट एक्सेप्टेंस, नाउ अमेरिका इज नॉट ग्रेट। भाई जब यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसका मतलब अब अमेरिका ग्रेट नहीं है। तो 30 साल में आप कहां पहुंचे? और जब वो कह रहा है सब पे टैरिफ लगा रहा है, इसका मतलब अब वो खुद कहने लगा भाई मी फर्स्ट, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी वो WTO जो बनाया था, वो आज वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि WTO बनाने का सारा जो उनका पर्पस था वो डिफीट हो गया। आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो, या कुछ लोगों को अवश्य ध्यान होगा कि 91 में आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया और यह माना गया कि जो अमेरिकन वैल्यूज हैं, ओपन इकोनॉमी, कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी, ओपन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसने वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया दुनिया को। नाउ दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। तो एक राइटर हुए फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उसमें उन्होंने लिखा वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, ये 92 में लिखा, एंड इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। तो आज क्या हो रहा है? आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड की 4 बड़ी इकोनॉमीज में 2 एशियन है, इंडिया एंड चाइना, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, और वर्ल्ड की 3 बड़ी इकोनॉमी में 2 एशियन होंगी, इंडिया एंड चाइना। तो वेस्ट नहीं होगा, ईस्ट ज्यादा दिखाई पड़ रहा होगा। यह दर्शाता है कि दुनिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स में भी किस प्रकार का चेंज आया। अब बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने समझाने की बात कही, कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, उसके साथ अगर हमारा एग्रीमेंट होता है तो हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी से एग्रीमेंट करने में हमें फायदा है। जैसे जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो इंडिया वॉज मच डेवलप्ड इकोनॉमी, हमसे ट्रेड किया, उन्हें फायदा हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का 18% टैरिफ हमारे यहां लगता है। पहली बात, वो 18% सब पे नहीं है, कुछ पे 0% भी है, कुछ पे 3% है, किसी पे 6% है। और एक और बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर उनके प्रोडक्ट का कुछ चीजों में 0% है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, हम में और अमेरिका में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका कुछ भी बना ले, भारतीय मार्केट में भारतीय चीजों से ज्यादा सस्ता वो नहीं बना सकता। तो केवल कोई स्टैटिस्टिक्स में कहे कि 0 टैरिफ से उन्हें फायदा होने वाला, वो फायदा नहीं होने वाला है। और उसके बाद भी जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शंस किए, वैसे उसके अभी डिटेल्स आने वाले हैं। जैसे कारें हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, तो 25 लाख से ऊपर की कारों पे उनको छूट दी है। भारत में 90% लोग 25 लाख से कम वाली कार में चलते हैं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल जो कभी कभी मिसगाइड किया जाता है कि जो कॉटन है, इस पे हम पे 18% टैरिफ है, और जो हमारे कंपटीटर है जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, इनको 0% दिया। नहीं साहब, इनको 20% दिया। किस चीज को 0% दिया उसे समझना चाहिए। वो यूएस ने कहा है कि जो फाइबर हम देंगे, जो रेयन हम देंगे, क्लॉथ हम देंगे, यानी सब कुछ हमसे लोगे और केवल स्टिच करके दोगे, उस पे 0% है। अगर अपना फाइबर यूज करोगे तो 20% है। यानी ये भी देखिए भ्रम फैलाया जाता है। यानी अमेरिका बांग्लादेश से कह रहा है कि भाई जिस काम के लिए तुम हमारे दर्जी बन के रहोगे उसमें 0% है, अगर तुम अपना माल बेचोगे तो उसमें 20% है। तो यह भी समझना चाहिए। इसलिए जो बहुत सारे छोटे छोटे फाइन कंटूर्स हैं, उनको भली भांति समझना चाहिए। और इससे पहले भी WTO का जो बैकग्राउंड रहा है, 2014 में जब बाली समिट हुई थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी प्रेशर में आकर उस जमाने में हुआ था कि अगर हम उनको मान गए होते, गवर्नमेंट ने आके बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया, तो 2022 के बाद शायद हम किसानों को सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं रहते। आज भारत में स्थिति यह है, बहुत स्पष्ट रूप से कॉमर्स मिनिस्टर ने भी इसको क्लैरिफाई किया है कि गेहूं, चावल, चीनी, मक्का, मिलेट्स, ये बहुत सारी चीजों को उससे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स,
इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया। हां, दालें हम पहले भी इंपोर्ट करते थे, तो दाल अगर इंपोर्ट होगी तो अभी भी इंपोर्ट होता है। दूसरी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट किया जाता है ऑयल के बारे में। तो एक सिंपल सी बात ये बताना चाहते हैं कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। अब 2004 से 14 के बीच में रशिया से कितना ऑयल खरीदा गया? 0। वैसे टेक्निकली देखें 0.02% खरीदा गया है। मतलब कोई आज के जमाने में क्या होता है ना, वो आजकल वो क्लिप कटवा गैंग बहुत तेज चला हुआ है, वो आके इसी क्लिप को काट के कहेगा साहब 0% तो नहीं था, तो बता दे 0% नहीं था, 0.02% था। अब आप उसको 0 से बहुत बड़ा मान लें तो बात अलग है। और हम वेनेजुएला से ऑयल ले रहे थे। अब उसका देखिए बहुत स्पष्ट है, गवर्नमेंट की नीति बहुत स्पष्ट है, जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम लेंगे। जैसे रशिया पे प्रतिबंध लग गया, मगर हमने यूएस से एग्जेम्पशन ले लिया था रशिया से इंपोर्ट करने का, तो रशियन ऑयल सस्ता हो गया। भाई जिस देश पे सैंक्शन लगा होगा वो तो सस्ता देगा ना, अगर कहीं भी उसको बेचने का मौका मिलेगा। हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया। अब यदि रशिया पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा और वेनेजुएला पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, वेनेजुएला से रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हम वहां से लेंगे, हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट से हमें सस्ता मिल रहा है, या रशिया से सस्ता मिल रहा है, या वेनेजुएला से सस्ता मिल रहा है। जहां से सस्ता और अच्छा मिलेगा वहां से लेंगे। तो ये तो एक बेसिक पॉलिसी है जिसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मार्केट में जहां से अच्छी क्वालिटी का सस्ता ऑयल मिलेगा वहां से हम लेंगे, मगर ऑयल की डिपेंडेंसी के ऊपर हमें कंट्रोल कैसे करके रखना है, ये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑयल से होता है अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए। अब आप ये समझिए, इन केस ऑफ वॉर हम बुरी तरीके से डिपेंडेंस हो सकते हैं फॉरेन के ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर। तो जिन चीजों में हम ऑयल का कंजम्पशन कट कर सकते हैं उसको तो करना चाहिए। तो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे रूट्स हो गया। यानी कम से कम यहां पर तो रेल का कंजम्पशन कम हुआ है। ईवी व्हीकल्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% हो गई है, यानी वहां पर भी कंजम्पशन ऑयल का कम से कम हो। और एनर्जी को जनरेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? 2014 में हम जब 50-60% के आसपास जो हमारी वो कैपेसिटी थी वो कोल से एनर्जी जनरेट करने की थी। तो पहले तो क्या किया गया कि जो लाइट है इसकी जगह एलईडी बल्ब्स लाए गए ताकि लाइट की क्वालिटी अच्छी हो, कंजम्पशन बहुत कम हो। और 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स बांटे गए, जो अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। और इसके बाद सोलर के ऊपर फोकस किया गया। और ये सोलर पे फोकस तो हो सकता पहले भी सोचा गया हो, पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और भारत उसका लीडर बनेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में बनेगा, वो गुरुग्राम में बना। आज हम लगभग 125 गीगावाट के बराबर सोलर एनर्जी बना रहे हैं। और हमने एनर्जी में क्या हासिल किया? टारगेट रखा गया कि भारत की 40% इंस्टॉल कैपेसिटी और पावर जनरेशन 2030 तक अटेन करनी है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट टारगेट रखती है पीछे रह जाते हैं, पर 40% इंस्टॉल कैपेसिटी का और पावर जनरेशन थ्रू क्लीन एनर्जी, मतलब इसमें सोलर है, टाइडल है, अन्य चीजें हैं, वो 2022 में अचीव हो गया। देन रिवाइज टारगेट हो गया 2030 के लिए 50% इंस्टॉल कैपेसिटी। 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, वो 2025 में अचीव हो गया। आज 250 गीगावाट हम लोग वो कर रहे हैं। अब आप देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नया मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नया मिशन, ये साफ दर्शाता है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में कैसे आगे बढ़ना है। भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई मॉडल क्या होगा आपका। अब स्पेस टेक्नोलॉजी को हमने पहली बार प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला है, क्योंकि फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है एआई, फ्यूचर है क्रिटिकल मटेरियल, तो नेशनल क्रिटिकल मटेरियल मिशन। फ्यूचर है चिप, तो चिप की फैक्ट्री भारत में होनी चाहिए। और जो फ्यूचर है क्वांटम कंप्यूटर, फ्यूचर है क्लीन एनर्जी। तो इन सारी फ्यूचरिस्टिक चीजों के ऊपर एक लंबा एम्फेसिस देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपने बताया कि जो अमीर गरीब की खाई है, इसके बारे में भी वर्ल्ड बैंक की सबसे ऑथेंटिक जो इंडेक्स माना जाता है वर्ल्ड बैंक की गिनी इंडेक्स है, GINI गिनी इंडेक्स।
उसमें भारत इनइक्वालिटी के मामले में टॉप 4 देशों में से एक है और किसी भी G7, G20 कंट्री से ज्यादा बेहतर इक्वालिटी भारत के अंदर है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। यानी हम विकास भी कर रहे हैं और भारत सबको समावेश करके भी चल रहा है। परंतु इसी के साथ साथ एक दो बात और भी है जो बहुत ध्यान रखने की है। वो ये है कि जब आप राइज करना शुरू करते हैं तो फ्यूचर में संभावनाएं बहुत दिखती हैं और उन्हें रोकने की संभावनाएं भी बहुत होती हैं। अभी मैं आपको 2 संभावनाएं भी बताता हूं, फिर रोकना और उसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और किस ढंग का हमारे ऊपर मेंटल अटैक, उन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए एक और बात देखिए, यूरोपियन यूनियन के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि भाई हम डिफेंस का बजट आपका नहीं करेंगे, 5% अपना जीडीपी खर्च करिए डिफेंस में। अब यूरोपियन यूनियन के सामने क्या ऑप्शन है? वो 5% जीडीपी खर्च करके अपने यहां खुद मैन्युफैक्चर करेगा, इतना कॉस्टली पड़ेगा, दैट विल बी इकोनॉमिकली अनवायबल। वो टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका ले जाएगा, इतना अनवायबल होगा इकोनॉमिकली कि वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो उसके सामने क्या ऑप्शन है? अमेरिका, आज यूरोप के पास क्या है? हाई ग्रेड डिफेंस मटेरियल है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छा लॉजिस्टिक्स है। फाइनेंस में थोड़ी समस्या, मगर फाइनेंस भी है। नहीं है तो क्या? मैन पावर नहीं है। तो उसके सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो चाइना में शिफ्ट करे या भारत में शिफ्ट करे अपनी मैन्युफैक्चरिंग। चाइना पे विश्वास हो गया है तो ओनली ऑप्शन इज इंडिया। इसीलिए आपने देखा कि रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने रफाल के फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा एरोस्पेस को दिया है। फ्यूजलाज मतलब जो मेन बॉडी होती है प्लेन की, अब वो भारत में बनेगी। अब पंख बनाने का कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, यानी विंग्स बनाने के लिए भी भारत में चल रहा है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत जबरदस्त ऑप्शंस खुलने वाले हैं और इसके लिए जो रूल्स में चेंज करने थे उन रूल्स को भी चेंज किया गया है। जैसे एमएसएमईज के लिए, अभी आपने बताया ना कि बंगाल में एमएसएमई के सेक्टर को रिवाइव करने की आवश्यकता है। एमएसएमई में पहले रूल यह था कि अगर कोई चीज आप इंपोर्ट करते हैं और विद इन 6 मंथ आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। अब उस लिमिट को 1 ईयर कर दिया गया है ताकि जो एफटीएज हो रहे हैं यूएई से, यूरोप से, उसका पूरा फायदा एमएसएमई को मिल सके कि भाई आपने लिया और 1 साल में आप बना के दे देंगे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। इसीलिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अलग अलॉटमेंट 40,000 करोड़ का करना हो या क्रिटिकल मिनरल के लिए 10,000 करोड़ का करना हो, वो इसीलिए किया गया है कि फ्यूचर में भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में अपने को स्थापित करना है। अब यहां एक और बात भी आप देखिए कि आने वाले टाइम में जिस ढंग से दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा, अब यूएई से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, आपने देखा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है थ्रू यूएई। अब ये चाइना के 1 बेल्ट 1 ऑपरेटिव से, 1 बेल्ट 1 रोड के ऑप्शन से ज्यादा बेहतर ऑप्शन बहुत जल्द क्रिएट हो रहा है। खैर वो भी एक कारण था कि जो मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गई, दैट इज एन ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। मगर आप इससे यह समझिए कि यूएई को भी पता है कि तेल का खेल अब 15-20 साल का रह गया है। तो अगर उस तेल के खेल से बचकर अपने को मॉडिफाई करना है तो नई टेक्नोलॉजीज में जाना होगा। और यह कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है कि ये भी वन ऑफ द रीजंस था कि यूएई बहुत तेजी के साथ भारत के साथ आकर अपना अलायंस करना, अपना एफटीए बनाना शुरू किया। फ्यूचर में वर्ल्ड एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी दोनों में, जो मैंने कहा ना कि दुनिया का विश्वास भारत के प्रति है, इसका सिर्फ एक उदाहरण, हम क्वाड के सदस्य हैं जो मेनली अमेरिकन डोमिनेंट माना जाता है टू काउंटर बैलेंस चाइना। हम उसमें इस कारण से ऐसा नहीं कि हम मानते हैं, यह माना जाता है। तो हम एकमात्र देश है जो ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, जो कि चाइनीज डोमिनेंट माना जाता है टू काउंटर बैलेंस अमेरिका। अब आइए साहब, हमने रशिया से S-400 सिस्टम मिला हमें, फिर भी अमेरिका ने हमको प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि हम रशिया से S-400 पाने वाले देश होने के साथ साथ अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी मिल गया, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। जबकि नॉन नेटो कंट्रीज में हम एकमात्र हैं नेटो के बाहर जिसको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है। यह होता है कि दोनों का विश्वास हम साथ में लेके चलने में सफल हों।
एक दौर में हमारी फॉरेन पॉलिसी थी नॉन अलाइन और अब वो हो गई है ऑल अलाइन। पहले हम किसी के साथ नहीं थे, अब सब हमारी तरफ आते जा रहे हैं। परंतु इस टेक्नोलॉजी के युग में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जब बंगाल की धरती पे खड़े हैं तो बहुत सी चीजें हमें याद आती हैं कि इस पश्चिम बंगाल की धरती ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो दिया था, अगर उसका सही प्रयोग हुआ होता आजादी के बाद तो आज कहां से कहां होते। छोटा सा उदाहरण, जेसी बोस को रेडियो वेव्स के फादर के रूप में स्वीकार किया गया 2012 में इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा। यह माना गया कि भले ही मार्कोनी को उसका क्रेडिट दिया जाता है, मगर इक्वली जेसी बोस ने भी उसको अटेन कर लिया था 1896 में। यह ठीक है कि पेटेंट नहीं कराया था। अगर आपको ध्यान हो, 2012 में एक और घटना हुई थी। यूरोप की सेल लेबोरेटरी में गॉड पार्टिकल खोजा गया था। उसे आम बोलचाल की भाषा में गॉड पार्टिकल इसलिए कहते थे कि माना गया कि ब्रह्मांड का मूल कण खोज लिया गया है। और वो जो मूल कण था उसका साइंटिफिक नाम क्या है? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन वर्ड दो साइंटिस्टों के नाम पर है, पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड और सत्येंद्रनाथ बोस ऑफ इंडिया। और सत्येंद्रनाथ बोस जी ने यह कॉन्सेप्ट 1924 में दे दिया था और आइंस्टीन ने उनके पेपर को एक्सेप्ट किया था, जिसको बोस आइंस्टीन इक्वेशन कहते थे। उसके बाद वो बोस आइंस्टीन इक्वेशन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में 1959 में एक्सेप्ट किया गया और एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव हुआ 1995 में, और हिग्स बोसॉन ऑफिशियली इन्वेंट हुआ 2012 में। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत पीछे थे। आप में से शायद कितने लोगों ने अमल कुमार रॉय चौधरी का नाम सुना है? अमल कुमार रॉय चौधरी भी आजादी से पहले पैदा हुए इसी बंगाल की धरती के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंस का तो नाम सुना होगा और रोजर पेनरोज को भी सुना होगा। मगर रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंस ने 1965 में शायद लिखी अपनी किताब में, जो ग्रेविटी कोलैप्स हो जाती है में, टाइम एंड स्पेस कोलैप्स हो जाता है ब्लैक होल में, उसके लिए जो थीसिस दी है जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है कि उन्होंने इक्वेशन, डायग्राम और इंस्पिरेशन अमल कुमार राय चौधरी से लिया, जिन्होंने 1955 में यह कॉन्सेप्ट दिया। अब आइए साहब, इसी बंगाल की धरती के थे प्रशांत चंद्र महालोबिस। इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन 1931 में बनाया और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट स्टैटिस्टिशियंस में थे। चाइना से लोग कलकत्ता आए थे, उनसे मिलकर स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मुलेशंस को सीखने के लिए। कब? 1950-52 में। 1931 में इंस्टीट्यूट बन गया, इसी बंगाल प्रेसिडेंसी में। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील बनी जमशेदपुर में, तब वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बनी 1920 में। शांति निकेतन 1921 में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1931 में। अब आप सोचिए, आजादी से पहले की बातें बता रहा हूं। और सीवी रमन को नोबेल प्राइज 1930 में। पहला डैम कृष्ण सागर डैम 1920 में विश्वेश्वरैया जी ने बनवाया। पहला थर्मल पावर प्लांट 1887-88 में कलकत्ता में बना। पहला हाइडल पावर प्लांट 1892 में मैसूर में बना। दुनिया का पहला सिटी जिसने स्ट्रीट लाइट लगाई आफ्टर आउटसाइड यूरोप एंड अमेरिका, वो बेंगलुरु था 1902 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु बना 1916 में। इतना तो सब कुछ हुआ, और फिर भी बताया गया कि साइंस टेक्नोलॉजी का सारा विकास तो चाचा जी ने करवाया 1947 के बाद। इसलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज के समय में जो फैक्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल की धरती पे जो टैलेंट था, आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो,
आजकल ये सब बहुत चल रहा है, बहुत प्रकार की बातें चलती हैं कि साहब इतिहास में इसको नहीं पढ़ने दिया गया, उसको नहीं पढ़ने दिया गया। अगर इसको लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं कोट करके बोल रहा हूं और उनको कोट करके बोल रहा हूं जिनको काउंटर करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। 1931 में इरविन के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी गए तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उन्होंने चैथम हाउस में एक लेक्चर दिया 1931 में। उन्होंने कहा था इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज अ ब्यूटिफुल ट्री which was uprooted and destroyed by Britishers 100 and 125 years back, यानी 1931 से 100-125 साल पहले, यानी 1810-20 के आसपास। अब ये सुन के बहुत से अंग्रेज हो गए, अरे ऐसे आप कैसे कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो उन लोगों ने महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया, उनको फॉलो अप किया, चेस किया। महात्मा गांधी ने बहुत सारे उत्तर दिए। तो उन्होंने कहा वी वांट अ कंक्रीट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो एक मिस्टर फिलिप हॉटॉक थे, वो इतना इस बात पे सेंटी हो गए कि ये कैसे कहा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम उससे पहले थी। उन्होंने गांधी जी को लगातार लेटर पे लेटर लिखे। जब गांधी जी यरमदा जेल में थे तो फिलिप हॉटॉक के लेटर का उन्होंने जवाब दिया कि मैं जेल में हूं, आपके पत्र का जवाब मिस्टर केटी शाह देंगे। और केटी शाह ने बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट कोट की। विलियम एडम्स की बंगाल प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट जो 1810-20 के आसपास है, वो कहती है बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख गांव है और 1 लाख स्कूल है और 9,000 से अधिक कॉलेजेस हैं। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। उन्होंने कहा 1 लाख गांव है, 1 लाख स्कूल है। और ये रिपोर्ट कैसी थी? दिस वाज नॉट ए सर्वे। ये कोई ऐसा नहीं कि डाटा का एक सैंपल लेकर सर्वे बनाया गया। गवर्नर ने ये एक ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि एक एक गांव में जाके पर्सनली वेरीफाई करो। और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द विलेजेस वर पर्सनली विजिटेड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। और उसके आधार पर रिपोर्ट बनी कि इस स्कूल में 33 बच्चे हैं, तो इसमें 35 बच्चे हैं, तो इसमें 19 बच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में एजुकेशन का लेवल यह था कि ऑन एन एवरेज जो बच्चे स्कूल जाते थे, हर 63 बच्चों पे एक स्कूल था। ये विलियम एडम्स की रिपोर्ट में पेज नंबर 295 से 300 के बीच में लिखा हुआ है। मगर उसके बाद कहा जाता, और रेट ऑफ लिटरेसी क्या है? जब हर गांव में एक स्कूल है, उसके बाद रेट ऑफ लिटरेसी समझने की जरूरत है, 80 से 85% है। अब आइए साहब, उसके बाद उन बच्चों का जातिवार वर्णन है। बच्चों का ही नहीं, टीचर्स का भी कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। वो कहता है सबसे ज्यादा 2 जातियों के शिक्षक हैं बंगाल प्रेसिडेंसी में, ब्राह्मण और कायस्थ, बट दे कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 40%। और रेस्ट ऑफ द 60% में भिन्न भिन्न जातियों के शिक्षक हैं, जिनमें 30-32 जातियों के शिक्षक हैं। और जिसमें उन जातियों के शिक्षकों की संख्या दी हुई है, यानी कहा गया शिक्षक हैं 9 हैं कि 10 हैं कि 11 हैं, जिन्हें शेड्यूल कास्ट में सबसे लोएस्ट माना जाता है। जिन जातियों का नाम ऑफिशियली लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, जाके रिपोर्ट में पढ़ लीजिएगा। इतनी समानता, इतनी शिक्षा, इतनी उन्नत व्यवस्था इस बंगाल की थी। उसके बाद हमें यह बताया गया है कि हमें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। इसलिए आज हमें उस माइंडसेट को भी समझने की जरूरत है। और ये जो कहानियां हमें समझाई जाती हैं कि हमें पढ़ना लिखना आता नहीं था, इसका भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सबने पढ़ा होगा, हमारी जनरेशन के जो लोग हमसे बड़े यहां बैठे दिख रहे हैं, उन सबने तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। साहब, वेदों को श्रुति इसलिए कहते हैं कि लोग लिखना नहीं जानते थे, तो ओरल ट्रेडिशन से चल रहे थे। अरे भाई, ये बताइए, जिस सोसाइटी ने ट्रिग्नोमेट्री खोज लिया, जिस सोसाइटी ने न्यूमेरिक सिस्टम खोजा, अर्थमेटिक खोजा, जिसने सुश्रुत जैसी पूरी सर्जरी की साइंस पे किताब लिख दी, जिसने आयुर्वेद खोज लिया, जिसने एस्ट्रोनॉमी खोज ली, ग्रहों की गणना करके दिखा दी, जिसने ऊपनिषदिक फिलॉसफी बनाई, जिसके लिए ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, वो लिखना नहीं जानते थे। अगर कोई ये कहे तो वह व्यक्ति मूर्ख नहीं, पागल होगा। जो कहे कि इतनी एक्सॉल्टेड नॉलेज वाले लोग लिखना नहीं जानते थे, एक्चुअली में वो लिखना नहीं चाहते थे। जैसे